नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, गोरखपुर में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धार्मिक राजनीति पर जमकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश की व्यवस्था को ठीक करने, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने की बात सभी राजनीतिक दल और राजनेता करते हैं, लेकिन इस पर मिल बैठकर सर्वदलीय रूप से कभी भी चर्चा नहीं करते। सपा के नवनियुक्त महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर खड़े हुए राजनीतिक विवाद को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नेता मूलभूत राजनीति में भटकाने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें जनता की समस्याओं पर बात करनी चाहिए। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सरकार को फैसला लेना चाहिए, सभी पार्टियों को रामचरितमानस के दोहे पे नहीं, इस बिंदु पे चर्चा करना चाहिए कि जो गांव के गांव कनेक्शन कट रहे हैं, ये घरेलू बिजली के बिल न दे पा रहे हैं, ये भी डिफॉल्टर हैं, तो इनका भी घरेलू बिजली बिल न देने वालों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। जो किसान देश में लोन लिया है खेती करने के लिए, पूरा देश का अन्न पैदा करके देश के लोगों का पेट भरता है, ऐसे लोगों जो कर्जा नहीं दे रहे हैं, ऐसे किसानों के कर्जे माफ के लिए लोगों को चर्चा करना चाहिए। तो बिना मतलब का चर्चा, रामचरितमानस की चौपाई भूल गए कि देश संविधान से चल रहा है। देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में कहीं एक लाइन भी इसका जिक्र नहीं है। क्यों? ये सत्ता से बौखलाए हुए लोग हैं, सत्ता न पाने की वजह से सत्ता हाथ से निकल गई है, इस नाते ये लोग बिना वजह चिल्ला रहे हैं कि सत्ता पा जाएं। हमको तो नहीं लगता है कि इनको सत्ता मिले। जितना ही चिल्ला रहे हैं उतने इनको इनके खिलाफ, तो देखे समाजवादी पार्टी के दर्जनों विधायक ओपन बगावत में उतर गए हैं उन्हीं की पार्टी के। तो ये तो लक्षण है कि उनको विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस पर टिप्पणी के बाद सियासत आई है और भाजपा भी स्वामी के पुरजोर घिराव में जुटी हुई है। मैनपुरी पहुंचे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बयान देते हुए कहा कि दम है तो मौर्य कुरान पर बोलकर दिखाएं। हिंदू और हिंदू धर्म सबसे कमजोर है जिस पर लोग राजनीति कर रहे हैं। बात अब सपा बसपा और कांग्रेस की नहीं, बात अब धार्मिक ग्रंथ और हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करने की है। देखिए, जो भी लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, जो भारत में निवास करते हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जिनको देश से जरा भी स्नेह प्रेम है, वो कोई भी राष्ट्र के खिलाफ, हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ, हमारे मूल भावनाओं के खिलाफ अगर कोई कुठाराघात करेगा तो ये तो ट्वीट कर रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य में कितनी हिम्मत है तो कुरान पर जरा टिप्पणी करके दिखाए ना। लोग सबसे ज्यादा कमजोर हिंदुत्व और हिंदू और सनातन परंपराओं को समझते हैं, चाहे जो चोट कर दो। अगर इतना दुस्साहस कोई कर सकता है या हिम्मत कर सकता है तो वहां कुरान पर एक स्टेटमेंट देकर दिखाएं। यूपी के फतेहपुर जिले में आज जिले की सांसद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एमएलसी चुनावों की हार के बाद बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये ईवीएम मशीन के कारण जीत गए, अब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ उसमें भी बेईमानी नजर आ रही है। जो बेईमानी करते रहे हैं उन्हें बेईमान ही दिखाई पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर साध्वी ने कहा, मायावती जिनके साथ गई थी, किया तो वही था, याद किसको दिला रहे हैं। सही मायने पर बीजेपी ने उन्हें बचाया। जिस वक्त कांड हो रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बचा रही थी। इससे प्रदेश में जो माहौल था पहले, उस माहौल को चेंज किया, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए माहौल बहुत जरूरी होता है। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए तभी उद्योग आते हैं। और ये मैसेज योगी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से चला गया है। राज्य प्रसन्नता का विषय ये है कि आज बाहर से लोग आ रहे हैं, देश के अकेले नहीं आ रहे हैं, अन्य देशों से भी आ गए। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे लोग बाहर गए हैं। वहाँ जा कर के इन्वेस्टर के लिए लोगों को बुलाया, आह्वान किया और अभी फरवरी में लखनऊ में हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्पीड़न वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सपाइयों के उत्पीड़न से इनकार करते हुए अपनी पार्टी को लेकर दावा किया कि बीजेपी किसी का भी उत्पीड़न नहीं कर रही है और ना ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में कानून व्यवस्था चौपट थी,
योगी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। अखिलेश यादव की जाति जनगणना की मांग पर उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने हितों के लिए बयानबाजी कर रहा है, जबकि भाजपा देश हित के बारे में सोचती है और इस मसले पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही कोई निर्णय ले सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस आधार पर कभी कोई काम नहीं किया है। ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब जो है अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम होता था। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। वो तो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की ही बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। ये इन लोगों के बयान में भी कहीं ऐसा बात कभी देखने को आपको इनको मिला है? कभी इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की बात कही है या पूरे देश की बात इन्होंने कही है? ये लोग तो जब सत्ता में रहते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, कभी धर्म विशेष की बात करते हैं। वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो निरर्थक आरोप है। और ये भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, न किसी का बरचत। खबर लोहिया अस्पताल से, जहां पर व्यवस्थाएं मरीजों तक कितनी पहुंच रही हैं, ये बड़ा सवाल है। लोहिया अस्पताल में 3 दिनों से सीटी स्कैन मशीन खराब है। मरीज आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहिया अस्पताल में करीबन 3000 मरीज रोज आते हैं, जिनमें 200 से 300 लोग सिर्फ और सिर्फ सीटी स्कैन के लिए आते हैं, जो 3 दिनों से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। अस्पताल प्रशासन मीडिया से तो यही बता रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द से जल्द सीटी स्कैन मशीन को सही किया जाएगा। हालांकि कुछ मरीजों के तीमारदार लोहिया प्रशासन की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि भी जाहिर कर रहे थे। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं लोहिया अस्पताल में हूँ, जो कि लखनऊ में है। लोहिया अस्पताल की स्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक है। जी हाँ, क्योंकि लगातार यहाँ पे मरीजों की जो संख्या है वो 2 से 3 हजार बताई जाती है कि परमानेंट जो मरीज आते हैं हर रोज की जो संख्या है। और खास तौर पे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को ले तो पूर्वांचल क्षेत्र में जो अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, बलरामपुर हो, बस्ती हो, सिद्धार्थनगर, इन जगहों से ज्यादातर मरीजों की संख्या यहाँ पे आती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि डॉक्टर्स की, यानी कि जो लोहिया प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। 3 दिन से सीटी स्कैन मशीन खराब है, लेकिन उन मरीजों को ये तक जानकारी नहीं दी गई कि मशीन खराब होने की वजह से आप जो उनका तारीख लगा है उस तारीख को ना आकर अगले तारीख को आइएगा। हालांकि बस्ती से, बलरामपुर से अलग अलग मरीज हर जगह से आ रहे हैं, उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल लोहिया प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि 3 दिन के बाद मशीन ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां से जिस अस्पताल में, यानी कि जिस अस्पताल में 3 से 4 हजार मरीज आते हैं, वहां पे सिर्फ एक सीटी स्कैन मशीन क्यों? हालांकि सिर्फ सीटी स्कैन मशीन को लेकर ही समस्या नहीं है, समस्या इस बात को लेकर भी है कि आखिर लोहिया प्रशासन में इस बात पे की उन्हें ध्यान लगा रही है कि जो लंबे लंबे लाइनें लगा रहे हैं वहां के लोग, क्योंकि इतने दूर से यात्रा करके आते हैं मरीज को दिखाने के लिए, उनको सिर्फ और सिर्फ जांच के कागज थमा दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में नहीं, इस डिपार्टमेंट में जांच कराइए, और लगातार सिर्फ उनको जांच का सिलसिला का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फिलहाल ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि लगातार जो उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक लगातार तमाम उन अस्पतालों का वो निरीक्षण कर रहे हैं और जमीनी स्तर पे उतर के उनको देख रहे हैं, ताकि व्यवस्थाओं जो सही नहीं उसको सही किया जाए। लेकिन क्या उस पर प्रभाव पड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ मरीज भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं। हालांकि साफ तौर पे समस्याएं बताना तो आसान होता है, लेकिन देखा जाता है कि समस्याएं बताते हैं वो कैमरे पे भी कि नहीं, ये फैक्ट चेक करना है। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे। कुछ मरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये लोहिया का जो है वो ग्राउंड है, यहाँ पे मरीज अपने जो तीमारदार होते हैं वहाँ पे बैठते हैं और मरीज उनका एडमिट होता है तो यहाँ पे उनका इंतजार करते हैं। कुछ हैं, लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम गोंडा से हैं। गोंडा से आई। तो आप देखिए, मैंने जैसे कहा कि पूर्वांचल के लोगों की संख्या लोहिया अस्पताल में सबसे ज्यादा होती है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, मतलब कौन है आपका यहाँ पे भर्ती? मेरा यहाँ दामाद भर्ती है। दामाद है। लगातार देखा जा रहा है कि इस समय जो स्थिति है लोहिया अस्पताल की, यहाँ के लोगों के, डॉक्टर के व्यवहार से कितना संतुष्ट होंगी आप? हम तो अभी शाम को ही आए हैं, क्या मालूम को। नहीं, तो आप तो तीमारदार है, आपने देखा होगा कि लोग कैसे हैं, इनका व्यवहार कैसा है डॉक्टर्स का? नहीं, व्यवहार तो अच्छा है। व्यवहार अच्छा है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? साथी में। आपके साथी में, तो फिर भी आपको क्या लगता है?
चीज़ें सही हैं, सब चीज़ जब से आए तब से चीज़ सही हो रही है। डॉक्टर भी सुन रहे हैं, काम भी हो रहा है। अच्छा, तो कल ही अभी शाम को आया यहाँ पे, तो रुकने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? ऑपरेशन होना, हाथ की हड्डी टूटी हुई है, हाथ की हड्डी टूटी है, ट्यूसडे ऑपरेशन हो रहा। तो मतलब अस्पताल में ही रुकने की व्यवस्था है या बाहर? अस्पताल में ही है। अस्पताल में ही। आप कहाँ से आए? जी मैम, हम सिरौली गोसपुर से आए हैं जी। सिरौली गोसपुर। तो आपके यहाँ पे कौन एडमिट है? हमारे भाई साहब हैं। क्या हुआ? सर वो ऑपरेशन हुआ है। किस चीज का? सर ये फेसुलर का जी। अच्छा, तो ये प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है? जी पूरी तरीके से। तो देखिए, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। कुछ लोग और भी हैं, यहाँ बात करेंगे। सर, कहाँ से आए आप? बाराबंकी से। बाराबंकी से। कौन एडमिट है आपका? चाचा का लड़का है। क्या हुआ है? पथरी थी पित्त में। आपका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि जी, यहाँ पे व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी लोहिया प्रशासन? फिलहाल के लिए ठीक ही है, मगर जब प्राइवेट जो हो गया है ना, उससे थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले बिलिंग कराओ, फिर रसीद वहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है कि दवाई लेने जाओ तो जैसे पैसा नहीं होता है अकाउंट में, तो फिर से आओ, वहाँ पे पैसा जमा करो, फिर दौड़ भाग ज्यादा, चक्कर ज्यादा कटाते हैं। व्यवस्था हो कि भी उसका लाभ सटीक नहीं मिल पाता। सटीक नहीं मिल पाता है। अच्छा, प्राइवेट एजेंसी जैसे कि मैं समझना चाहूंगी कि पैसों में 50% बताया जाता है कि मतलब सेमी गवर्नमेंट तरीके से आप ले सकते हैं। हाँ जी मैम। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई बीमारी अगर है, उसका इलाज कराना है, 4 लाख रुपए लग रहे हैं ऑपरेशन के, तो मतलब 50% आपको देना पड़ेगा। हाँ, वो देना पड़ेगा। वो पहले जमा कराते हैं। पहले 10। जी, आप एक पढ़े लिखे लग रहे हैं हमको। प्रशासन के जो डॉक्टर्स के व्यवहार हैं वो कैसे हैं? वो ठीक है मैम। ठीक है। तो ये रवि है। देखते हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन का व्यवस्था जो है वो सही है। हालांकि इनका साफ तौर से एक जब मैं इमरजेंसी वार्ड में गई थी, हालांकि वहाँ पे अलाउड नहीं था कि हम बात कर सके उनसे, लेकिन हमने जो कैमरे के पीछे की तस्वीर दिखी है वो शायद कैमरे पे आपको ना दिख सके। उनका साफ तौर पे कहना था कि मैम, चक्कर बहुत ज्यादा लगाया जाता है, यानी कि एक कैंसर के पीड़ित है, उनको 10 दिन से लगभग उनको लगातार अस्पताल में चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उनके पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया है। गोरखपुर के रहने वाले हैं। हालांकि ये जो स्थिति है, यानी कि कुल मिला के आपने सुना भी अभी कि रवि कुमार ने जो कहा, जो बाराबंकी के रहने वाले हैं, कि यहाँ पे दौड़ाया बहुत जाता है। व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मरीजों के जख्मों पे नमक बहुत ज्यादा छिड़क दिया जाता है। ये सबसे बड़ा जो समस्या का वो ये वजह है कि व्यवस्थाएं होने के बाद भी जो इजीली कहते हैं व्यवस्थाओं का लाभ लेना, वो नहीं हो पाता है और चक्कर ज्यादा काटने पड़ते हैं और मरीज को उस हद तक पहुंचाने में काफी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ता है। कैमरा आयुष के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। कार्तिक आर्यन और कृति सनन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म शहजादा को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इन दिनों दोनों सितारे जोरों शोरों से इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। इस दौरान आज कार्तिक आर्यन और कृति सनन आगरा पहुंचे। दोनों ने ताजमहल के दीदार किए और जमकर मस्ती की। इस दौरान उन्होंने फैंस के साथ सेल्फी भी ली है। उनके फैंस उत्साहित होकर उनके गले लगे। उन्होंने अपने चहेते सितारों को शुभकामनाएं दी हैं कि उनकी आने वाली फिल्म सक्सेसफुल हो। बात करेंगे बरेली की, जहां पर जमीन कब्जाने के मामले में फरार चल रहे अलायंस बिल्डर्स के निदेशक अरविंद सिंह के भाई और पार्टनर युवराज सिंह की कोठी को पुलिस ने सील कर दिया। आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की 35 करोड़ 11 लाख की संपत्ति पर जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो वहीं अब पुलिस ने अलायंस बिल्डर के निदेशक युवराज सिंह की जो कोठी है उसको भी सील कर दिया है। जबकि पुलिस प्रशासन के मुताबिक अलायंस बिल्डर के सभी 6 निदेशक अरविंद सिंह बग्गा, रमनदीप सिंह, माफ कीजिएगा, अमनदीप सिंह, युवराज सिंह, सतवीर सिंह और हनी कुमार भाटिया की संपत्ति पर ताला लटकना बाकी है। एफआईआर संख्या 992/22 जो गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना कैंट में पंजीकृत हुई थी, उसके गैंग लीडर रमनदीप की यह प्रॉपर्टी है जो थाना क्षेत्र बारादरी में है। जिलाधिकारी बरेली उनके आदेशानुसार इस प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया जा रहा है। अग्रिम आदेश तक इस प्रॉपर्टी का कोई भी क्रय विक्रय नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी की बाजारी मूल्य वर्तमान में
मंडलीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन आज वाराणसी के मंडलायुक्त सभागार में किया गया। इसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने किया। अब तक आए प्रस्तावों के मुताबिक वाराणसी मंडल में 1,91,367 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो वहीं इनमें मंडल के उद्यमी और निवेशकों ने हिस्सा लिया। साथ ही आपको बता दें कि सम्मेलन में 25 बड़े निवेशकों को सम्मानित भी किया गया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु भी मौजूद रहे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन्वेस्टरों में इतना उत्साह है। 75 के 75 जिलों में किसी का 100 टन का प्रोडक्शन है तो वो सोच रहा है हम इसको 200 टन पे ले जाएं, किसी का मैनुअल है तो सोच रहा है ऑटोमेशन पे ले जाएं। तो इस तरह से उत्साह दिख रहा है कि पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए नेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश के अलग अलग राज्यों से गुजरते हुए शामिल रहने वाले नेताओं को शॉल उड़ाते हुए और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि इन तमाम लोगों ने राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की है। देखो, लाभदायक तो सबसे ज्यादा बड़ी बात ये थी कि हमारे जो लीडर थे राहुल गांधी जी, वो जनता के मुद्दों को लेके 14 राज्यों में और 3,570 किलोमीटर की जो यात्रा थी उन्होंने पैदल पूरी करी। तो ये अपने आप में एक अलग अनुभव है। एक महिला होने के नाते मैं जरूर बोलूँगी कि हम लोग कि इस यात्रा में 33% महिलाओं ने भागीदारी करी, जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि महिलाओं के लिए खासतौर पे घर छोड़ के, परिवार छोड़ के और 5 महीने घर से बाहर रहना और जिस सिचुएशन में हम लोग थे उसमें एडजस्ट करके रहना और उस एक परिवार की तरह उस यात्रा को देखना, ये जीवन का एक अलग सा अनुभव है। और इस यात्रा ने हमको बहुत कुछ दिया। जीवन का अपने आप का एक अपने लिए एक हिस्ट्री है और लोगों को समझने का, देश घूमने का, लोगों को जानने का, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस बूथ स्तर पर घर घर जाकर मोदी सरकार की विफलता और राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस के रुद्रपुर में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस का यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। तो वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने जेईई भर्ती घोटाले पर सरकार को घेरा और कहा, उत्तराखंड में भाजपा के काले कारनामे लगातार उजागर हो रहे हैं। कि जो आज की बैठक है हाथ से हाथ जोड़ो, उसके शुरुआत 26 जनवरी से हो चुकी है और ये 2 महीने का कार्यक्रम है। 2 महीने तक हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा बूथ स्तर तक जाएगी, मतदान केंद्र तक। और इसमें हमने चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया था, बुलाया था। उसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे जो हमारे इंचार्ज हैं, ब्लॉक इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, उनसे हमने विस्तृत विचार विमर्श किया और एक 15 दिन का उनसे रोड मैप मांगा है। फिर हमारी अगली बैठक 15 दिन के बाद फिर होगी। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ गैरसैंण में सरकार के जरिए उत्पीड़न करने का आरोप कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की तरफ से लगाया गया है, जिसका बीजेपी के मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस के भीतर जितना उत्पीड़न है उससे ज्यादा कहीं नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेसी पहले ये बताएं कि क्यों हरीश रावत को बार बार मीडिया की सुर्खियां पाने के लिए मौन उपवास का सहारा लेना पड़ रहा है। आदरणीय हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, वही बताएं कि हरीश रावत जी का उत्पीड़न कहाँ हो रहा है। हरीश रावत जी जब कांग्रेस में उनका उत्पीड़न हो रहा है तो वो जो है दर दर भटक रहे हैं। कभी वो भराड़ीसैंण में उपवास में बैठने जा रहे हैं, कभी कहीं उपवास में बैठ जाते हैं, कभी अपने घर में बैठ जाते हैं।
लेकिन कांग्रेस वाले उनको पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को मीडिया की सुर्खियां बने रहने के लिए कहीं न किसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखते रहें, इसलिए वो इस चीज़ को कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारे भाजपा की सरकार है उसके द्वारा उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने पत्रकार वार्ता करते हुए भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के नाम सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगार संघ ने समय समय पर सरकार को भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी दी, जिसके बाद जांच भी शुरू हुई। लेकिन हमारी मांग है कि सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराए और असल दोषियों को जेल भेजने का काम करे। अब मैं कहना चाहता हूं कि अखबारों में तो क्या चलता रहता है, और जो 380 क्वेश्चनों की बात है, वो प्रश्न बैंक भी ऐसे ही थे जैसे यहां पर जेई के प्रश्न बैंक रखे हुए हैं, पर जेई में हमें पता लग गया कि कौन से पेपर में कौन सा था। पर तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, बाइक सवार 2 युवक हुए घायल। एक की गंभीर हालत को देखते हुए किया गया रेफर। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर और कार में आमने सामने हुई टक्कर, हादसे में एक की मौत, 4 गंभीर तौर पर घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हल्द्वानी में करोड़ों के बकायेदारों की नीलामी, तहसील प्रशासन सरकारी बकायेदारों के खिलाफ सख्त, 10 बड़े बकायेदारों की लिस्ट भी हुई चस्पा। संपत्ति कुर्क करने के बाद अब नीलामी की तैयारी। रुद्रपुर में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या, प्रेम से पेड़ से फांसी लगाकर दी जान। दोनों की अलग अलग जगह हुई थी शादी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में शराब पीते हुए कैमरे में कैद हुआ दरोगा का किया गया निलंबन। शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल वीडियो को लेकर सपा ने ट्वीट करते हुए साधा निशाना। रामनगर में एक की पत्थर से कुचलकर हत्या, अज्ञात लोगों ने की निर्मम हत्या। नदी किनारे खून से लथपथ मिला शव, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गाजियाबाद में रेप के आरोपी को मिली फांसी की सजा, 4 साल की बच्ची का अपहरण करते हुए दिया था घटना को अंजाम। रेप कर की थी बच्ची की हत्या, 6 टीमों का गठन करते हुए सुलझाया गया पूरा मामला। आगरा में किसान के खाते से गायब हुए 6,98,000 रुपए, एटीएम चोरी करते हुए दिया गया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में स्कूल बस चालक की पीट कर निर्मम हत्या, गांव के ही दबंगों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। जिले के थाना किशनपुर सिलमी गांव का ये पूरा मामला। सपा जिला अध्यक्ष आरपी यादव की गिरफ्तारी का विरोध, मुख्य गवाह को धमकाने के मामले में दर्ज किया गया था मामला। शनिवार को हिरासत में लेकर आरपी यादव को भेजा गया जेल। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।